नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम आपके टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी उलझनों को इस शो में लाते हैं और उन्हें आसान भाषा में हल करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे और आज हमारा फोकस है बजट पर। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने वाली हैं। और ऐसे में चूंकि ये 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से अपरिवर्तित आयकर स्लैब पर वित्त मंत्री इस बार के बजट में कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने टैक्स फ्री इनकम और सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई थी। तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि बाजार के जानकार ये मान के चल रहे हैं कि इस बार के बजट में इक्विटी निवेश पर LTCG कर और रियल एस्टेट क्षेत्र की मांगों पर भी विचार हो सकता है इस बार के बजट में, और कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है। तो क्या कुछ अनुमान है, क्या कुछ आ सकता है इस बजट में एक करदाता के लिए, आम आदमी के लिए? इस पर चर्चा हम शुरू करेंगे और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए सुनील गर्ग, जो कि जाने माने सीए हैं और काफी सालों से ये बजट को कवर कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, काफी बड़ा अनुभव है उनको। और इनके जो कुछ रिकमेंडेशन होते हैं वो कई बार वित्त मंत्रालय तक भी पहुंचते हैं। तो काफी समय से और काफी अनुभव है इनको इतने सालों के बजट का। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सुनील जी का स्वागत करते हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार के बजट से क्या अनुमान लगा के चले, क्योंकि 9 साल में हमने देखा कि खर्चे तो कई गुना बढ़े, लेकिन आईटी पर छूट का दायरा वहीं का वहीं रहा। तो इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें करनी चाहिए? नमस्कार पूजा जी। और देखिए, ये जो बजट है ये कई मायनों से बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हाँ। एक तो आपने जिक्र किया कि अगले साल लोकसभा का इलेक्शन होगा और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये शायद अंतिम बजट है, तीसरे कार्यकाल से पहले वाला पूर्णकालिक, क्योंकि अगला बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। तो हम्म। एक तो ये चैलेंज होगा हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने कि जो बजट है वो लोक लुभावन हो, उसमें लोगों के कल्याण की बात हो, और दूसरा ग्रोथ ओरिएंटेड हो। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है पूजा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो आजादी का अमृत काल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि अगले 25 साल हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर एक डेवलपिंग इकोनॉमी से हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं 2047, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे। तो वो पहला स्टेप है उसका, आजादी के अमृत काल का ये पहला बजट है। और जहां हम सोचते हैं कि अगले 25 सालों में हम 3.5 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हम तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 10 गुना इकोनॉमी की हम सोच रहे हैं। तो पहला वो फुट स्टेप है ये। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज हमारी माननीय वित्त मंत्री जी के सामने है इस बजट को लेकर। उनको बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, ग्रोथ में बैलेंस करना पड़ेगा और लोगों के कल्याण के लिए। और जैसे पूजा आपको पता है कि महंगाई बहुत ज्यादा रही है पिछले 1 साल में, और पूरी दुनिया त्रस्त है। हालांकि पिछले 2 महीने से भारत में महंगाई की दर 5-6% के आसपास है, लेकिन चूंकि महंगाई बहुत रही, लोगों की ईएमआई बहुत बढ़ी है, लोगों के ब्याज के रेट बढ़े हैं, कार की ईएमआई बढ़ी है। तो बहुत बड़ा बैलेंस करना है मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को। हम देखते हैं कि बजट ग्रोथ पे कैसे फोकस करता है और मिडिल क्लास को विशेषकर कैसे राहत दे पाता है। जी बिल्कुल। तो इस बार के बजट में क्या टैक्स के फ्रंट पर कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि इतने सालों में टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ। और टैक्स फ्री इनकम 2014 में सरकार लेकर आई थी, सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद से हम इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़े फैसले यहाँ पर नहीं हुए हैं। आप क्या अनुमान करके चल रहे हैं, क्या इस बजट में टैक्स पर कुछ राहत मिलेगी? देखिए, अगर हम माननीय वित्त मंत्री जी की भाव भंगिमा से कुछ समझ पाए, तो पिछले एक लाइटर मोड में उन्होंने कहा था कि मैं क्योंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैं हम्म। मिडिल क्लास की परेशानी को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मिडिल क्लास ये बड़े दुविधा के दौर से गुजर रहा है, उनकी ईएमआई बढ़ गई, होम लोन की ईएमआई बढ़ गई है। तो सरकार टैक्स के मोर्चे पर जरूर कोई राहत देने के मूड में है। और एक अच्छा कारण, अच्छी जो गुड न्यूज है, एक अच्छी न्यूज ये है सरकार के पास कि इस बार जो टैक्स की कलेक्शन है पूजा, 25%, 25% का इंक्रीज है। जो सरकार ने उम्मीद की जो उससे ज्यादा टैक्स आ रहा है हमारे पास में। 3-4 लाख करोड़ टैक्स फालतू सरकार को आया है इस साल में। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत मिलेगा। हो सकता है कि 10% का स्लैब वापिस आ जाए, हो सकता है कि कोई डिडक्शन बढ़ा दी जाए,
तो ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को इस मोर्चे पर कोई राहत मिलने जा रही है। अच्छा, काफी समय पहले सुनील जी जब कोरोना आया था तो उससे भी जुड़ी काफी सारी राहत सरकार की तरफ से मिली थी। कोविड के बाद मेडिक्लेम में कुछ छूट भी मिली थी। आपका क्या मानना है, इससे जुड़े जो मेडिक्लेम है उस पर क्या छूट सरकार और बढ़ा सकती है? पूजा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपने बताया। देखिए, अभी तक जो धारा 80D है, जहां पर मेडिक्लेम की छूट मिलती है पूजा, वहां हम्म। पर क्या कहा गया है कि आपको केवल 25,000 रुपए की छूट मिलती है अपने और अपने परिवार के मेडिक्लेम के लिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन है या आप पेरेंट्स के लिए आप मेडिक्लेम करवाते हैं या उनका एक्सपेंडिचर करते हैं, उनकी दवाई पे खर्चा करते हैं, तो 50,000 रुपए की एडिशनल छूट आपको मिलती है। 25,000 रुपए का मेडिक्लेम बहुत कम है आज की डेट में। और जो कोविड में लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, बड़े बड़े मेडिकल बिल, बहुत खर्चा अस्पताल का, दवाई पे बहुत खर्चा, मुझे लगता है कि ये जो 25,000 रुपए की लिमिट है बढ़कर 50,000 रुपए होने की उम्मीद है। और जो सीनियर सिटीजन है, चूंकि उनके पास और ज्यादा खर्चे बहुत होते हैं, कुछ बीमारियां उनको घेरे रहती हैं हमेशा, तो वो जो लिमिट है 50,000 से बढ़कर 1 लाख, इस बजट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेडिक्लेम पर वित्त मंत्री जी जरूर ध्यान देंगी और इसकी लिमिट को बढ़ा देंगी। ठीक है, ये तो बात हुई टैक्स स्लैब की। अब पर्टिकुलरली अगर सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें तो काफ़ी सारी उम्मीदें वो लगा के रखते हैं सरकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर। क्या मानना है आपका, ये जो सैलरीड एम्प्लॉय की उम्मीदें हैं उनको कितनी राहत मिल सकती है, कहाँ तक पूरी हो सकती है उनकी ये विश लिस्ट? ये पूजा, हमेशा सवाल पूछा जाता है कि सरकार स्लैब क्यों नहीं बढ़ाती है, 2.5 लाख पर क्यों हम्म। अटकी हुई है 9 साल से 10 साल से। उसका जी। कारण ये है कि 140 करोड़ की आबादी में पूजा, हमारे पास कोई 7.5 करोड़, 7.53 लाख करोड़ रिटर्न फाइल हुई इस बार, केवल 7.5 करोड़। तो जैसे ही स्लैब हम बढ़ाने की सोचते हैं तो सरकार को लगता है कि 1.5-2 करोड़, 2.5 करोड़ रिटर्न और कम हो जाएंगी। सरकार ने बाईपास मेथड से एक राहत दी थी। ये कहा था कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए से कम है, तो हम्म। हम आपको धारा 87A, जहां 12,500 रुपए की आपको टैक्स में छूट दे देते हैं। यानी 5 लाख से आपकी कोई इनकम अगर टैक्सेबल इनकम कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन उस सिस्टम में एक फ्लो क्या है पूजा, कि जैसे ही आप 5,10,000 पर पहुंचते हैं, यानी 5 लाख से 1,000 जैसे फालतू पहुंचते हैं, तो आपको 12,500 की छूट खत्म हो जाती है और आपको पूरा टैक्स देना पड़ जाता है। यानी पांच वाह। लाख 10,000 की इनकम आपकी हुई तो टोटल टैक्स 15,000 बन जाता है। तो एक तो ये हाँ। एनोमली है जिसको दूर करने की बहुत जरूरत है। जहां तक सैलरीड एम्प्लॉय का सवाल है पूजा, ये बहुत भयंकर डिमांड उनकी तरफ से आई हुई है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय के पास में टैक्स प्लानिंग के ज्यादा स्पेस नहीं होता है, वो फोर्स्ड टैक्स देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी शायद सहानुभूति पर विचार कर रही हैं और जी 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ाकर 1 लाख करने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, तो ये काफी बड़ी घोषणा होगी अगर ऐसा होता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 1 लाख का हो सकता है। इस तरह की बातें, इस तरह की अटकलें हो रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए काफी बड़ी खुशखबरी होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी और सुनील जी, अगर ऐसी घोषणा होती है तो फिर हम आपसे वापस से संपर्क करेंगे और ये समझेंगे कि इसका फायदा एक करदाता कैसे उठा सकता है। तो काफी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉय को भी लेकर। अब बात है कैपिटल गेन टैक्स पर। सुनील जी, हमने कैपिटल गेन टैक्स पर आपसे पहले भी काफी सारी चर्चा की थी कि काफी सारे नियम वहां पर बदले जा सकते हैं। सरकार का पूरा पूरा फोकस बना हुआ है, क्योंकि अब हमने देखा है कि कोविड के बाद काफी सारे जो हमारे आम नागरिक हैं वो इक्विटी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वहां पर अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, एसआईपीज में बढ़त देखने को मिली है। तो क्या इसको और बढ़ावा देने के लिए एलटीसीजी नियम में या फिर जो निवेश एक आम आदमी कर रहा है उस पर क्या कुछ राहत मिल सकती है? देखिए पूजा, सरकार इस पर 2-3 साल से विचार कर रही है और जैसे पूर्व वित्त सचिव तरुण बजाज जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि टैक्स के नियम, जो लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नियम है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्स की दरें अलग अलग हैं, 4 दरें हैं वहां पर, 10% भी है, 20% भी है, 15% भी है, 30% भी है। होल्डिंग पीरियड को लेकर भी 1 साल से लेकर और 3 साल तक का होल्डिंग पीरियड है लॉन्ग टर्म होने के लिए। बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में जैसे अभी आपने बताया कि अगर 12 महीने हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और जैसे 12 महीने से अगर एक दिन भी कम हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो रेट 10% होगा स्टॉक पर। अगर एक दिन पहले ही बेच दिया आपने तो रेट सीधा 15% हो जाता है। तो सरकार इस दर को भी राशनलाइज करने की कोशिश कर रही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, मुझे लगता है कि जो 30% का दर हमें लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं है तो उसको रैशनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही जो होल्डिंग पीरियड अलग अलग बना रखे हैं, प्रॉपर्टी के लिए 2 साल है, किसी के लिए 3 साल है, डेट इक्विटी के लिए 3 साल है, लिस्टेड इक्विटी के लिए 1 साल है,
उसके अनामोली को, क्योंकि आम इन्वेस्टर नहीं समझ पाता। और पूजा, अच्छी बात ये हुई है कि आपको पता होगा 8 करोड़ डीमेट अकाउंट हमारे पास हो चुके हैं देश में, 8 करोड़। इसका मतलब है कि आम इन्वेस्टर, मिडिल क्लास का इन्वेस्टर आ रहा है। तो इस चीजों को, कंफ्यूजन को दूर करने की बहुत सख्त जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस बजट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियमों को लेकर, उनके टैक्स की दरों को लेकर, उनके होल्डिंग पीरियड को लेकर बहुत बड़ा बदलाव की घोषणा होने जा रही है। बिल्कुल, तो एलटीसीजी पर ये कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और पूरी यहाँ पर अटकलें हैं और कि एलटीसीजी से जुड़ा ये अनाउंसमेंट हो सकता है। सुनील जी, पिछले साल सरकार ने, वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम को अनाउंस किया था, जिसको कि काफ़ी कुछ बड़ी सफलता नहीं मिली, बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स पेयर को ये रेजीम समझ में ही नहीं आया। तो इस वजह से इन्होंने ऑप्ट भी नहीं किया। इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या वित्त मंत्रालय इस बजट में न्यू टैक्स रेजीम में कुछ परिवर्तन कर सकती है? जैसे मैंने बताया पूजा कि टोटल 7.5 करोड़ रिटर्न फाइल होती हैं, और केवल 5 लाख से कुछ कम लोगों ने इस नई स्कीम को ऑप्ट किया है 7.5 करोड़ में से। जबकि वित्त मंत्री जब ये स्कीम लेके आई थी तो सरकार को बहुत उम्मीदें थी, और वित्त मंत्री जी ने फ्लोर पर कहा था कि 78,000 का फायदा एक टैक्स पेयर को होगा। पर लोगों को फायदा नजर नहीं आया कि वो फायदा कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। शायद इसीलिए स्कीम इतनी पॉपुलर नहीं हुई। सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम ऐसे रिजीम की तरफ बढ़े जहां पर डिडक्शंस, एग्जम्पशंस का झमेला ना हो, ज्यादा छूटों का झमेला ना हो, उसका टैक्स रेट ही कम कर दिया जाए। पर चूंकि लोग फोर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय, मैंने कई बार कहा है कि उसका तो पीएफ या एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जाता ही जाता है। उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसको ट्यूशन फीस देनी है, या उसने जो हाउसिंग लोन ले रखे हैं वो 20 साल की इंस्टॉलमेंट पे कर ही रहा है, तो या एलआईसी की पॉलिसी, जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उनका प्रीमियम उसको लंबे टाइम तक देना ही है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी नहीं मिलती है सैलरीड एम्प्लॉय को। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है स्कीम में। मुझे क्या लगता है, इस बार वित्त मंत्री जी इस पर विचार कर रही है बड़ी गहनता से और बड़ी गंभीरता से। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मैं स्पेशल कह रहा हूं, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको एक खुशखबरी मिलने जा रही है इस बजट में। ऐसी हमारी उम्मीद है कि शायद नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और एटीसी की वापसी हो सकती है। ये हमको ऐसा लगता है, ऐसे हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, बात हुई सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, हमने बात की टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हो सकते हैं, मेडिक्लेम में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, जो कि मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाना। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहे हैं, उनमें जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ कदम सरकार उठा रही है। अगर टैक्स की बात करें तो स्टार्टअप्स को इस बजट में क्या मिल सकता है? देखिए, वो पूजा, स्टार्टअप्स इंडिया 2015 में शुरू हुआ था, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास अब 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, और लगभग 80,000 स्टार्टअप डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड है। तो विशेषकर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि अगर आप एक स्टार्टअप है तो सबसे पहले अपने आप को डीपीआईआईटी पर जाकर रजिस्टर्ड करवाइए। आपको बहुत सारे सरकार बेनिफिट देती है, टैक्स के अलावा बहुत सारे बेनिफिट आपको देती है सरकार, क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहा है। जहां तक सवाल है टैक्स एग्जम्पशन का लेके, तो सरकार ने 3 साल का टैक्स हॉलीडे दे रखा है। एटीआईएसी धारा में 3 साल का आपको टैक्स हॉलीडे मिलता है स्टार्टअप, अगर आप एलिजिबल है और रजिस्टर्ड है डीपीआईआईटी के साथ। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। परंतु उसका सनसेट क्लोज आ रहा है, 31 मार्च 2023 को वो एग्जम्पशन खत्म हो रही है। कंडीशन ये थी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुआ है, बना है, तो भी आपको छूट मिलेगी। क्योंकि अभी स्टार्टअप इंडस्ट्री इनिशियल स्टेज में है, बहुत पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है कि सनसेट क्लोज जो 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, उसको सरकार बढ़ाकर कम से कम 1 साल, हमारी उम्मीद है कि 2 साल कर दें, यानी 31 मार्च 2025 तक उसको इंक्रीज कर दें। पर मुझे लगता है कि 31 मार्च 2024 तक का तो एक लीवे, एक वे मैडम जरूर देंगी। और एक बड़ी अच्छी आज गुड न्यूज है, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि भारत ने अपना, आईआईटी मद्रास ने अपना एक भारोस नाम से अपना एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहां पे आप अपने एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्टार्टअप को लेके मुझे लगता है छूट जो है वो बढ़ जाएगी 1 साल के लिए। ठीक है, तो स्टार्टअप्स इस बार के बजट को ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं हों, और इनको ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस भी करिए, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत कुछ घोषणा इस बार निकल कर आ सकती है। अब बात करते हैं एक अहम सेक्टर की, और वो है एमएसएमई सेक्टर, जो कि अगर बात करें तो रोजगार के मामले में
सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर एमएसएमई है। और जब भी ऐसी कुछ विपदा आती है, लॉकडाउन जैसी स्थिति हमने देखी है, इसके बाद कोरोना के मामले आए, जो भी कुछ ऐसे मामले आते हैं, आपदा आती है, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो एमएसएमई सेक्टर होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी पैदा करता है। इस सेक्टर के लिए सुनील जी क्या कुछ घोषणा हो सकती है? आपने बड़ा रेलेवेंट विषय उठाया है पूजा। मुझे कई बार हैरानी होती है कि जो एमएसएमई सेक्टर की हम इतनी बात करते हैं, हम्म। और आप जैसे आपने बताया कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर भारत में कोई देता है तो ऐसा एमएसएमई सेक्टर ही है। वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो एमएसएमई सेक्टर ही है। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर अगर पैदा करता है तो एमएसएमई सेक्टर ही है। लेकिन टैक्स के प्रोविजन को लेके उनके साथ में पता नहीं क्यों दुहात होता है, पता नहीं क्यों उनको भूल दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि एटीआईएसी में जब आप स्टार्टअप को 3 साल का टैक्स हॉलिडे दे सकते हैं, तो नए एमएसएमई को भी आपको उसी धारा में लाना चाहिए। एटीआईएसी में मैं सरकार से ये विनीत अनुरोध करता हूं कि आप इस धारा को बढ़ाइए। एक और धारा है 54GB। वहां पर क्या होता है कि आप अगर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन में छूट मिल जाती है। और बड़े मजे की बात है कि जब ये धारा आई थी, ये एमएसएमई के लिए आई थी, परंतु क्या हुआ, 1 अप्रैल 2017 के बजट, जो बजट 2017 आया था, उसमें एमएसएमई को निकाल दिया और स्टार्टअप को एंटर कर लिया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस धारा में स्टार्टअप के साथ आप एमएसएमई को भी दोबारा से री एंटर कर लीजिए, ताकि एमएसएमई सेक्टर को टैक्स के मोर्चे पर एक राहत मिल सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो शायद सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है, कि ज्यादातर एमएसएमई जो यूनिट्स हैं वो या तो पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी में है। आपको पता होगा कॉर्पोरेट जो टैक्स है, कॉर्पोरेट दर जो है टैक्स की, कंपनी की जो दर है, वो सरकार ने 30 से घटाकर 25 की, और 25 के बाद एक स्लैब दे दिया 22% का, नई धारा लाकर कॉर्पोरेट टैक्स में डोमेस्टिक कंपनी 22% के स्लैब पे भी जा सकती है। परंतु बड़े मजे की बात है कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म अभी भी 30% पर ही टैक्स होती है। जीरो इनकम होगी तब भी 30% टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए जो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म है, उनको सख्त जरूरत है रिलीफ की, और उनको भी एक रिड्यूस्ड रेट 22% का या 20% का उनके लिए भी इंट्रोड्यूस इस बजट में हो सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ अनाउंसमेंट है जहां पर कि आपको नजर रखनी है, एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी है। जाते जाते सुनील जी एक आखिरी सवाल होगा, महिलाओं के लिए, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी कुछ फिक्स्ड इनकम तो नहीं होती, लेकिन निवेश के लिए वो थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते रहते हैं, काफ़ी सारे सेविंग स्कीम्स में भी उनका योगदान रहता है। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमारी महिलाओं के लिए जो छोटी छोटी बचत करती हैं, क्या उनके लिए इस बार कुछ घोषणा हो सकती है? देखिए पूजा, जैसे आपने बताया कि महिलाएं बाय डिफॉल्ट बचत करने की आदी होती हैं, उनको सेविंग्स करने का एक शौक भी है और एक उनकी जरूरत भी होती है हमेशा, और पैसिव इनकम उनके पास ज्यादा होती है जो नॉन वर्किंग है। जैसे हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसकी एटीसी में छूट मिल जाती है आपको, 5 साल का पीरियड है। बिटिया बच्चियों के लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना है, उसकी भी आपको छूट मिलती है एटीसी में। और हमने आपके शो के माध्यम से ही कई बार वित्त मंत्री जी को कहा है कि आप विशेषकर महिलाओं के लिए एक स्कीम ला सकते हैं जहां एटीसी में इन्वेस्टमेंट में छूट मिल जाए, जहां महिलाएं अपनी बचत कर सकें। और एक धारा है एटीटीबी, वहां पर 50,000 रुपए की छूट मिलती है सीनियर सिटीजन को ब्याज की इनकम पे। तो उसमें अगर महिलाओं को भी ऐड कर लिया जाए तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो जो हमारी सेविंग्स की दर कम हो रही है, नेशनल लेवल पे सेविंग्स की दर हमारी कम हो रही है, वो सेविंग्स की दर बढ़ जाएगी, और जो गवर्नमेंट बोरो करती है उसकी बोरोइंग्स भी कम हो जाएंगी। तो ये काम वित्त मंत्री जी, और चूंकि महिला वित्त मंत्री है तो महिलाएं तो उनसे विशेष आग्रह कर सकती हैं, अनुरोध कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार वित्त मंत्री जी इस डिमांड को भी सुन लें। बिल्कुल, तो ये कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। देखिए, बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि है ही, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सेविंग स्कीम्स है, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया जा सकता है, और अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने के लिए उनको यहाँ पर प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ आती है तो वो काफ़ी अच्छा होगा यहाँ पर एक टैक्स पेयर के लिए भी। चलिए सुनील जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और काफ़ी सारी चर्चाएं हमने की हैं। बजट पर हमारी नज़र रहेगी, देखना होगा क्या कुछ घोषणाएं होती है, उसके बाद फिर हम वापस आपसे जुड़ेंगे और जो भी कुछ घोषणाएं हुई हैं उनका एनालिसिस वापस आपसे करेंगे। तो आप बजट का एनालिसिस पूरा आसान भाषा में समझने के लिए ज़रूर जुड़िए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। लेकिन जाते जाते आपको एक और कुछ एक्सक्लूसिव खबर बता देते हैं कि बजट में क्या कुछ घोषणाएं
हो सकती हैं एक टैक्स पेयर के लिए। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, वो लगातार हमारे लिए एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो आपको एक बार सुनवा देते हैं कि बजट में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आगामी बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को कुछ राहत दे सकती है और ये राहत न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में बदलाव के जरिए दिया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार का ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करें, लेकिन उसकी संख्या अभी उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। लिहाजा इसको ज्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से कुछ और राहत दिए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर के तहत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा ले सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह का एग्जिम्पशन का फायदा जो है वो नहीं दिया जाता है। लेकिन सरकार को जितनी उम्मीद थी कि जो टैक्स पेयर्स हैं इस टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे, उतनी संख्या में लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। लिहाजा इसको ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एग्जेम्पशन है इनकम पे, जो कि एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपीज है, उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ 20 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उसको भी 20% का जो टैक्स स्लैब है उसके तहत डाला जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है और ये सिफारिशें जो है वित्त मंत्रालय से की गई है। जैसा कि आपको पता है कि प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान इंडस्ट्री ने, यूनियन ने सरकार से इस बात की सिफारिश थी कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है इनकम के ऊपर उसको बढ़ाने की जरूरत है। टैक्स पेयर्स को तुरंत राहत देने की जरूरत है ताकि उनके पास पैसे बचे, उनके पॉकेट में पैसे बचे और कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिले। इसका फायदा जो है आने वाले दिनों में इकोनॉमी में भी देखने को मिल सकती है। अगर डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन को बढ़ाने में मदद मिलती है, तो इसका फायदा इकोनॉमी को भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है और आगामी बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। बजट से क्या है बॉलीवुड की डिमांड?